गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था, है ना। चैनल में मैंने 8, 9 और 10th के साइंस को पढ़ाया है। ठीक है, मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं, आप लोग जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लॉकडाउन में स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि हिंदी मीडियम में घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई कर सके। ओके, पिछले क्लास में पिछले वीडियो में मैंने डाला था पादपों के समन्वय के बारे में, और गुरुत्वानुवर्तन दिखाता पादप, इसकी एक्टिविटीज, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, ये क्रियाकलाप 7.2 हुआ था। ठीक है, आज इसके आगे मैं बढ़ रही हूँ, आगे पढ़ोगे पेज नंबर 134। इसके पिछले वीडियो में कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। उम्मीद है 10th क्लास के बच्चे तो जरूर देखे होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन नहीं होने के कारण थोड़ा सा तो खैर कोई बात नहीं, कंपटीशन में काम देता है कोई भी पढ़ाई, है ना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ पौधों के बारे में। पादप अन्य उद्दीपनों के लिए पादप अन्य उद्दीपनों के लिए भी अनुक्रिया करके अनुवर्तन दिखलाते हैं, है ना। एक पौधे की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्ररोह प्रायः ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर वृद्धि करती है। सब लोग जानता है, हम लोग भी जानते हैं, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पौधों का जड़ जो है वो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर रहता है, और तना वह ऊपर की ओर रहता है, सूर्य के प्रकाश की ओर रहता है, पृथ्वी से दूर रहता है, और जड़ हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है। यह प्ररोह तथा जड़ में क्रमशः ऊपरीगामी तथा अधोगामी पृथ्वी वृद्धि, पृथ्वी या गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया निसंदेह गुरुत्वानुवर्तन है। यदि जल का अर्थ पानी तथा रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनुवर्तन का क्या अर्थ होगा। यदि जल का अर्थ पानी है और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ हो तो जलानुवर्तन तथा रसायनवर्तन का अर्थ क्या होगा। क्या हम इस प्रकार के दिशिक वृद्धि यानी कि दिशा की ओर दिशिक वृद्धि गतियों के उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, रसायनुवर्तन का एक उदाहरण पराग नलिका, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, है ना। ये पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, जिसके बारे में हम और जानकारी अभी पढ़ लेंगे। पौधों के जनन का सब अभी चैप्टर आएगा, अभी उसमें हम लोग जीवों के जनन में हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। तो एक पराग नलिका का बीजांड की ओर ही वृद्धि करना रसायनु रसाय रसायनानुवर्तन का उदाहरण है ना। वह उसी की ओर वृद्धि क्यों करता है। एक बार फिर हम विचार करते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। बहुकोशिकीय जीवों में के शरीर में सूचनाएं किस प्रकार संचारित होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया की गति बहुत तीव्र है। दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति बहुत मंद है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। छुई मुई में स्पर्श की अनुक्रिया, छुई में स्पर्श से जो दीपन होता है, दीपन के कारण
बहुत तीव्र गति में होता है कि जैसे ही हम टच करते हैं और छुई का पौधा झुक जाता है और चिपक जाता है ना? बहुत फास्ट। हम छुएंगे और वो सिकुड़ता जाएगा। आप लोग भी जरूर देखे होंगे, लाजवंती के पौधा को सब बच्चे छुए होंगे, सब देखे होंगे। और दूसरी ओर रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्पों की गति भी बहुत मंद है। बहुत पुष्प रात को खिलते हैं और बहुत पुष्प सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, है ना? तो वो रात और दिन की अनुक्रिया में पुष्प गति थोड़ी मंद होती है। पादप की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। पौधों की वृद्धि संबंधित गतियां भी मंद होती है। जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा, हमारी उंगलियां यादृच्छिक न होकर एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है। नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। यदि उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है तो सूचनाओं का स्थानांतरण भी बहुत तीव्र होना चाहिए। इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सबसे पहले उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेंगे जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जंतु शरीर में वृद्धि के लिए सावधानी पूर्वक नियंत्रित दिशाएं हैं। हमारी भुजा, जैसे हमारी हाथ, बाहें, उंगलियां, पैर या कोई भी अंग जो है एक निश्चित दिशा में वृद्धि करती है ना? या फिर टेढ़ा मेढ़ा जैसे तैसे नहीं। तो नियंत्रित गति मंद या तीव्र हो सकती है। नियंत्रित गति थोड़ा स्लो या फास्ट हो सकता है, लेकिन उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है। उद्दीपन के लिए तीव्र अनुक्रिया होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लीजिए, अभी छुई मुई का ही देखिए, जैसे टच किए वह तुरंत सिकुड़ गया, तुरंत मुरझा गया, तुरंत नीचे झुक गया। जैसे गर्म तवा पर पैर पड़ा, तुरंत पैर हटा लिए। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन जब फास्ट होगा तो सूचना का स्थानांतरण भी तो फास्ट होना चाहिए ना? तो इसके लिए तीव्र गति से चलने के लिए संचरण का माध्यम होना चाहिए। तो इतना तीव्र गति से चलने का संचरण का माध्यम क्या हो सकता है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका है। तो इसके लिए विद्युत आवेग एक उत्तम साधन है, लेकिन विद्युत आवेग के उपयोग के लिए सीमाएं हैं। सर्वप्रथम वे केवल उन्हीं कोशिकाओं तक पहुंचेगी जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ा हुआ है। जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका जंतु शरीर की प्रत्येक कोशिका तक नहीं। यानी कि जो भी मैसेज या जो भी पर्यावरण के विरुद्ध जो भी घटना घटता है, जो अनुक्रिया होती है, जो एक्शन होता है, रिफ्लेक्स होता है, वह सबसे पहले तंत्रिका तंत्र उसको खबर देती है और उससे वो कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, जो कि मेरुरज्जु को खबर देता है और तब फास्ट क्रिया होती है। दूसरे प्रत्येक कोशिका तक नहीं। दूसरे, एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है तथा संचारित होता है तो पुनः नया आवेग जनित करने तथा उसे संचारित करने के लिए कोशिका फिर से अपनी कार्यविधि को सुचारू रूप करने के लिए कुछ समय लेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग न जनित और न ही संचारित कर सकती है। कोशिकाएं सतत मतलब हमेशा लगातार विद्युत आवेग न तो जनित कर सकती और न ही संचारित कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। हम पहले ही रासायनिक संचरण का संदर्भ दे चुके हैं। रासायनिक संचरण का यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावा उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक निर्मोचित करना प्रारंभ कर दे तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा।
है ना। यदि एक विद्युत आवेग जनित करने के अलावे उद्दीपित कोशिकाएं एक रासायनिक यौगिक की निर्मोचित करना शुरू कर दें, तो यह यौगिक आसपास की सभी कोशिकाओं में विस्तृत हो जाएगा, फैल जाएगा, मिल जाएगा। यदि आसपास की अन्य कोशिकाओं के पास इस यौगिक को संसूचित करने के साधन हो, डिटेक्ट करने के साधन हो, तो उनकी सतह पर विशेष अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे। अणुओं का उपयोग करके वे सूचनाओं का अभिज्ञान करने योग्य होंगे, यानी कि रिकॉग्नाइज करने योग्य होंगे तथा इन्हें संचारित भी करेंगे। हालांकि यह प्रक्रम बहुत धीमा होगा, लेकिन यह तंत्रिका संबंधन के बिना भी शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तथा इसे अपरिवर्ती तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। वो प्रतिवर्ती था, यह अपरिवर्ती तथा अस्थायी बनाया जा सकता है। बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त ये हार्मोन्स हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जंतुओं द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त होने वाले जो हार्मोन्स हैं, वो हमारी आशा के अनुरूप विविधता दर्शाते हैं। विविध पादप हार्मोन्स वृद्धि, जैसे कि तरह तरह के हार्मोन्स जो है उनका अलग अलग फंक्शन रहता है, अलग अलग जगह से सिक्रेट होते हैं जंतुओं में, पौधों में भी। लेकिन जंतुओं में विकसित है थोड़ा ज़्यादा हार्मोन्स है और पौधों में कम हार्मोन्स है, जो कि वृद्धि के लिए, विकास के लिए तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप हार्मोन्स, है ना। इनके संश्लेषण का स्थान तथा इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। पादप हार्मोन के बारे में है कि वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, है ना। इसके संश्लेषण का स्थान इनकी क्रिया क्षेत्र से दूर होता है और साधारण विसरण द्वारा वे क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। तो पौधों के हार्मोन्स हैं, अभी बतलाएंगे उसके बारे में। 3-4 काफी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है, कुछ हार्मोन्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले कर चुके हैं क्रियाकलाप 7.2 में, जिससे पौधों के बारे में था कि जड़ प्रकाश की ओर जड़ फैलता जा रहा है, प्रोनोड जो है वह मुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो जब वृद्धि करता पादप प्रकाश को संसूचित करता है, डिटेक्ट करता है, तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं, वह प्ररोर के अग्रभाग को, यानी कि टिप को, प्ररोर के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है। ऑक्सिन का क्या काम हो गया? प्ररोह का आगे वाला भाग जो है, ऊपरी हिस्सा, टिप जिसको कहते हैं, उसमें संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। जब पौधे पर एक ओर से प्रकाश आ रहा है, तब ऑक्सीन विस्तृत होकर प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है। अब प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है और अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखलाई देता है। ये आपको दिखला रहे हैं। ये वाला, है ना। ऑक्सीन जो है, यह पौधों का जो टिप है, आगे का जो अग्रभाग है ना, इसको बोलते हैं टिप। अग्रभाग में ऑक्सीन जो क्रिया करती है,
कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है और ये प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। इसका है ना। तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन्स काम कर रहा है? यहाँ पर ऑक्सीन, ठीक है। और 2-3 बाद हम क्या देखते हैं कि प्ररोह प्रकाश की ओर झुक जाता है और जड़ें प्रकाश से दूर चली जाती है। अब फ्लास्क को इस तरह घुमाइए कि प्ररोह प्रकाश से दूर तथा जड़ प्रकाश की ओर हो जाता है। उसका ये क्या होता है? जड़ जो है वह प्रकाश की ओर हो जाता है और प्ररोह प्रकाश से दूर मुड़ जाता है ना। तो ये एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं एक प्ररोह के टिप में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। ये तो अभी बतला चुके हैं। जब पादप एक ओर से प्रकाश आ रहा है तो ऑक्सीन विस्तृत होकर प्ररोह की छाया वाले भाग में आ जाता है ना। दूर वाली साइड में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। यह पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखलाई देता है, जो अभी आपको चित्र में दिखला है 7.2 में। प्रकाश की ओर वह बढ़ता जाएगा, उधर ही मुड़ता जाएगा। पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण है जिब्रेलिन, है ना। ये सेकेंड हार्मोन, ये जिब्रेलिन जो है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये भी वृद्धि में ही मदद कर रहा है, लेकिन तने की वृद्धि में सहायक है। साइटोकाइनिन है वो हार्मोन्स, वो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जब सेल डिवीजन होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, जब कोशिका की विभाजन होती है तो उसमें साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, मदद करता है। और इसलिए यह उन क्षेत्रों में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है ना। साइटोकाइनिन जहाँ की कोशिका का विभाजन हो रहा है तो फलों और बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ये उन पादप हार्मोन्स के उदाहरण हैं जो वृद्धि में भी सहायता करते हैं, लेकिन पादप की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। मतलब ये उन पादप हार्मोन्स के उदाहरण है जो वृद्धि में मदद तो करते ही है, लेकिन पौधों की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेतों की आवश्यकता है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन्स का एक उदाहरण है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभावों में सम्मिलित है। अब है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल इज वन एग्जाम्पल ऑफ ए, ये जो है रोकता है, वो इनहिबिट्स करता है, वो रोकता है ग्रोथ को, है ना। वह वृद्धि को रोकता है। पौधे की वृद्धि संदमन के लिए भी संकेत, संदमन मतलब रोकना। एस एब्सिसिक अम्ल जो है वह वृद्धि को का संदमन करने वाला हार्मोन का उदाहरण, मैंने रोक देता है ना, ज्यादा वृद्धि नहीं होने देता है, वृद्धि को रोक देता है। वो वो एसिड जो है उसका यही काम है। पत्तियों का मुरझाना इसके प्रभाव में सम्मिलित है। पत्तियों का गिरना, पत्तियों का मुरझाना, ये सब इससे संबंधित है। तो अब है, ये हो गया हमारा पौधों का हार्मोन्स। हाँ, तो पौधे के हार्मोन ज्यादा नहीं है, हम लोग को ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। 4 हार्मोन्स है, उनका नाम याद रखना है हम लोग को। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, सबसे पहला है ऑक्सीन,
ऑक्सिन के बाद है जिब्रेलिन, फिर साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, ये सब है जो कि फल वल को पकाने उकाने में मदद करता है। अब इसके बाद है, ये हो गया पौधों का हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जंतुओं के हार्मोन्स। तो पहला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन्स क्या है। ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या है? तो इसका आंसर है, पौधों के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। जैसे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, उसी तरह पौधों के अंदर भी उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ है जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। पादप हार्मोन्स के नाम है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, बहुत छोटा आंसर है इसका और ज्यादा इस पर जोर नहीं लगाना है। किसका क्या काम है हम लोग बाद में समझेंगे। सेकंड है, छुई में पौधों की पत्तियों की गति प्रकाश की प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। ये साफ जाहिर है कि छुई हुई पादप की पत्तियों को तुम छूते ही वो सिकुड़ जाती है ना, उसमें 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता। खैर आंसर है, छुई मुई पौधों की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है ना, वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति बदल देती हैं और क्या हो जाता है, वो सिकुड़ के चिपटा हो जाता है और झुक जाता है। पौधे कोशिकाएं विशेष प्रोटीन पौधे कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन नहीं होते हैं, पर ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति को बदल देते हैं, जैसे जिसके कारण उनका आकार बदलता हुआ नजर आता है। छुई मुई के पौधे में ये गति छूने के कारण होता है और गति में तीव्रता नहीं होती है, सिर्फ छूने के कारण उनमें ये चेंजेज आता है ना। जबकि प्ररोह की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है तथा एक विशिष्ट डायरेक्शन में होती है। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति एक निश्चित डायरेक्शन में होती है, एक निश्चित विशिष्ट दिशा में होती है जिधर प्रकाश है। प्रकाश की ओर प्ररोह यानी कि तना पत्तियां आगे बढ़ती है। वह प्रोसेस बहुत स्लो है। प्रकाश की ओर वो बढ़ेगा, वो धीरे धीरे उसकी वृद्धि होगी, वो बढ़ेगा। लेकिन छुई मुई के साथ क्या है, स्पर्श करते ही बहुत तीव्रता से उनमें गति होती है। ठीक है ना, उनकी गति में इनकी गति में बहुत अंतर है। उनकी गति जितनी तीव्रता से होती है उनका उतना ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण लीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। पादप हार्मोन्स का नाम, ऐसे तो सभी पौधे जो है वो वृद्धि में ही सहायक है। कोई अग्रभाग प्ररोह के अग्रभाग के, तो कोई तना के लिए है। तो पादप हार्मोन्स के लिए जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन सभी वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है, केवल एब्सिसिक केवल एब्सिसिक एसिड जो है वह वृद्धि को रोकता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक पादप हार्मोन का उदाहरण, यदि एक पूछ रहा है तब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सिन। ठीक है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए तब हम यहाँ पर ऑक्सिन लिखेंगे। AUXIN सबसे मेन जो है। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन है कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायता करता है। तो ऑक्सिन जो है वह प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। वह आगे की कोशिकाओं की वृद्धि में सहायता करता है। वो अग्रभाग में तेजी से वृद्धि करता है और ऑक्सिन स्पर्श के लिए संवेदनशील भी होता है। ऑक्सीजन जो है संवेदनशील भी होता है। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है। प्रतान यानी कि जैसे पौधे में आगे की ओर जो टेंट्रिकल्स निकलते हैं, टेंड्रिल्स, उनको प्रतान कहते हैं। तो वे किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीजन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है और ऑक्सीजन का सांद्रण दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह भाग अधिक तीव्रता से बढ़ता है। इस प्रकार टेंट्रिकल्स जो क्या वो मुड़ जाता है और वस्तु को वहां पर उसे जो भी वस्तु दिखता है, जो भी वस्तु उसके नजर आता है टेंट्रिकल्स के बगल में, वह उसको जकड़ के पकड़ लेता है और धीरे धीरे चारों ओर से जकड़ लेता है। तो आप देखिएगा कि वो इतना मजबूत रहता है कि खींचते नहीं खिंचाएगा। वो जब घूम जाता है तो घुंघराला बाल की तरह एक नायलॉन का जो रस्सी रहता है, ऐंठा हुआ रस्सी, मुलायम रस्सी, उस तरह से वो मुड़ जाता है और उससे आप खींचेगा तो सीधा भी नहीं होगा। उसमें इतनी ताकत होती है वह उस हार्मोन्स में कि वो उसको इतना तीव्रता से वो बढ़ाता है और वह कुंडलित होते जाता है और कोई भी वस्तु से मिलता है उसमें तुरंत लपटा जाता है, लपटा करके उसको जकड़ लेता है। ठीक है। तो इस तरह से प्रतान की वृद्धि में ऑक्सीजन सहायता करता है। पांचवा है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभी कल्पना कीजिए। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग, एक पौधा लेते हैं, उसे गमले में उगाए गए उस मिट्टी में एक ओर से कुछ गीली मिट्टी डालेंगे और दूसरी ओर से सूखी होनी चाहिए, सूखी मिट्टी और गीली मिट्टी। और उस गमले में उगाए गए उस पौधा को देखेंगे। कुछ दिनों के बाद परीक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे कि पौधों की जड़ किधर है, सूखी मिट्टी तरफ न होकर के पौधों की जड़ें जलीय मिट्टी की ओर गतिशील हो गई है ना। तो जलानुवर्तन जल की ओर अपने आप वह जो है मिट्टी जो है सो वहां से जड़ हट करके वह उसकी ओर चला जा रहा है, जिधर जल है वहां पर। ठीक है। तो जलानुवर्तन का एक अच्छा ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चन तैयार हो गया। और आप लोग, कई स्टूडेंट पूछते हैं मैम क्वेश्चन नहीं करवाते हो, मैम इसका आंसर कहाँ है, प्लीज मैम लिख के भेजो। वैसा कहीं नहीं है। मैंने जो भी चैप्टर पढ़ाया है बीच में प्रश्न तो मैंने बीच में प्रश्न करवाया है और लास्ट में प्रश्न तो मैंने लास्ट में प्रश्न करवाया है। जैसे बुक में है मैं बुक के आधार पर पढ़ा रही हूँ। मैं अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक लेकर के नहीं कर रही हूँ। मैं उन बच्चों पर ध्यान दे रही हूँ जिन बच्चों के पास बुक भी नहीं है। वे लोग घर में बैठे हुए, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना, दूर दूर। उन बच्चों के लिए बुक से जैसे जैसे बुक्स में प्रश्न आता जा रहा है मैं वैसे वैसे समझाते जा रही हूँ। तो प्लीज जिनको भी आंसर चाहिए आप एक बार टॉपिक में क्लिक करें, जहाँ पर प्ले लिस्ट है उसमें आप टॉपिक चैप्टर में आप क्लिक करें। आपको लाइन से वीडियोस मिलेंगे और लास्ट वीडियोस में आपको पूरे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। चाहे 12 क्वेश्चन हो, चाहे 15 हो, चाहे 16 हो, जो भी हो, सारे क्वेश्चन के आंसर रहेंगे। ठीक है। तो मैं समझ रही हूँ कितना समझ में आ गया होगा आप लोग को। और कहीं कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछ लेगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। ओके। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं भी देखूंगी, मैं भी ध्यान दे रही हूँ। चलिए ठीक है। ओके, गुड बाय। थैंक यू।